हेलो एवरीवन, वेब क्लासेस मसूरी में आपका स्वागत है। हम लोग 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे थे, उसका डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। आपको लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर के कारण निकालना सिखाए थे। उसका डेरिवेशन अभी बाकी था, फिगर आपको बता दिए थे, तो उसका आज हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू uniformly charged infinite wire। ये सवाल था। तो सबसे पहले जो बोल रहा था उसके हिसाब से आप फिगर को ड्रॉ कीजिए। तो इनफाइनाइट वायर है, तो एक वायर हम लिए थे ऐसे, इसमें डॉटेड दिखा दीजिएगा। डॉटेड से क्या हो रहा है, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनफाइनाइट लेंथ का है। ऊपर में भी ऐसे डॉटेड दिखा सकते हैं, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि वो इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो चार्ज, अगर इस वायर को हम चार्ज सप्लाई करें तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो अलोंग द लेंथ होगा, क्योंकि इसमें जो इसका थिकनेस है वो तो नेग्लिजिबल है। तो हम बोलेंगे क्या कि चार्ज इसका अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। चार्ज का डेंसिटी तो लीनियर आपको दिख रहा होगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऐसे एक वायर था, पिछले क्लास में भी या वीडियो में आपको देखे होंगे कि एक वायर है, मान लीजिए कि इनफाइनाइट है और इस पे चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा चारों तरफ से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है। तो इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, सबका डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पे आपसे पूछा जा सकता है, जिस पॉइंट पे पूछा जाए उस पॉइंट को दिखा दीजिए कि मान लो इसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट का कुछ नाम देते हैं पी। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो पॉइंट पे आपको निकालना है उस पॉइंट को इस वायर से मिला दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट का नाम देते हो जिस पॉइंट पे मैच हुआ है जी, इसका लंबाई मान लेते हैं कि r है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो ये वायर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जिस पॉइंट पे यहाँ से मिलाया गया है, इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द वायर इसको सपोज कर सकते हैं या अज्यूम कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का है, तो किसी भी पॉइंट को पकड़ लीजिए वो उसका सेंटर है। दिमाग में ये बात क्लियर रखिएगा, पॉइंट कोई जरूरी नहीं यहीं पे हो, पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उस पॉइंट को वायर से मिला दो। जिस पॉइंट पे वायर से मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे कि सेंटर ऑफ द वायर है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्या ये पॉइंट चार्ज है? तो नहीं, ये आपको दिख रहा है कि इनफाइनाइट लेंथ का है, तो पॉइंट चार्ज तो इसको सपोज कर नहीं सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो एक्सटेंडेड बॉडी है, और एक्सटेंडेड बॉडी का डायरेक्ट रिजल्ट तो आता नहीं है। कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले एक उसका एलिमेंटल पार्ट को काटते हैं, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और बाकी को जोड़ना पड़ता है। तो देखिए वहीं पे आते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए कि सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो। मान लो डिस्टेंस कितना है y, और इसका वेट कितना लेते हैं dy। तो इसमें चार्ज कितना होगा dq, और dq का वैल्यू क्या लिखेंगे हम? लैम्डा इंटू डी वाई। 1 मीटर में चार्ज कितना? लैम्डा। तो डी वाई में कितना? तो लैम्डा इंटू डी वाई। सब कुछ निकल गया। अब इस एलिमेंटल चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, और इसके वजह से हमको इस पॉइंट पे निकालना है। तो यहाँ पे क्या रख दो? टेस्ट चार्ज। अब बताइए, इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर कोई पूछे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आराम से निकाल सकते हैं कूलम्स लॉ लगा के। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि यहाँ से डिस्टेंस आप देख लीजिए। तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा, ये r है, ये y है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल जाएगा। इसको हम नाम दे सकते हैं T। जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसका नाम था P। ठीक है, क्यू नॉट को हटा देते हैं। आपको याद रखिएगा कि जहाँ पे निकाल रहे हैं वहाँ पे क्या है? क्यू नॉट रखा हुआ है। तो पॉइंट P पे हमको फाइंड करना है, तो इस पॉइंट का नाम देते हैं P। अब देखिए, ये एक एलिमेंट छोटा सा यहाँ पे, अब ऐसा ऐसा एलिमेंट बहुत सारा बनेगा पूरा लेंथ में, जितना इनफाइनाइट लेंथ का है। तो पूरा इनफाइनाइट लेंथ में छोटा छोटा एलिमेंट को कट करके सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड, तब टोटल रिजल्ट आएगा। तो अगर सोचिए कि अगर ये एलिमेंट इस सेंटर के अगर नीचे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, यही एलिमेंट कुछ देर के बाद सेंटर के ऊपर भी आएगा, और जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस पे भी आएगा। तो जब इक्वल डिस्टेंस पे आएगा तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए डिस्टेंस फिर से y, इसका लेंथ dy, चार्ज dq। तो इसके वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, सॉरी एलिमेंटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर जाएगा। इसका भी वैल्यू क्या होगा? d, क्योंकि कुछ तो बदला नहीं, एलिमेंट वही है, डिस्टेंस वही है, तो यहां से भी डिस्टेंस सेम रहेगा। कितना बोल सकते हैं? r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखो क्या, अगर ये दोनों लेंथ इक्वल है
तो पॉइंट पी पे जो है एंगल सबटेंड करेगा, ये भी एंगल इक्वल होगा, तो इसको हम नाम दे सकते हैं थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, क्योंकि लेंथ यहाँ तो दोनों तो बराबर है, तो जितना ये यहाँ पे एंगल बनाएगा इतना ही एंगल ये भी बनाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे बढ़ाइए, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा। फिगर में ही सब कुछ है, अगर आपका फिगर क्लियर होता है, डायग्राम क्लियर होता है, तो एक्सप्लेनेशन में तो सिर्फ मैथमेटिक्स है जो आप कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका कंपोनेंट ब्रेक करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो रिजल्टेंट तो हमको दिख रहा है कि इधर जाने वाला है, ऐसे आप कर लो। तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा कंपोनेंट, और एक वाई की डायरेक्शन में, इसका भी देखेंगे तो एक इधर जाएगा और दूसरा इधर जाएगा। कंपोनेंट का वैल्यू लिखिए, तो इसका इधर लिखेंगे तो डी कॉस थीटा, और प्लस इसका भी लिखेंगे तो प्लस डी कॉस थीटा। अगर वाई कंपोनेंट का बात किया जाए तो इसको बोल सकते हैं डी साइन थीटा, और नीचे वाला को भी बोल सकते हैं डी साइन थीटा। क्लियर हुआ? अब बताइए इक्वल इक्वल ले रहे हैं, अगर इसको सेंटर माना गया है तो जितना लंबाई नीचे है उतना ही लंबाई ऊपर है, तो जितना एलिमेंट नीचे आएगा उतना ही एलिमेंट ऊपर आएगा, तो सबका इसका जो y कंपोनेंट डी साइन थीटा ये तो कैंसिल आउट होगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे मिलेगा वो कौन देगा, तो डी कॉस थीटा। अब यही आपको क्लियर है यहां तक, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो निकालते हैं, इसका सोल्यूशन किया जाए। फिगर आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा बढ़िया से। देखिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज। एलिमेंटल चार्ज का मतलब छोटा चार्ज, जो यहां पे लिए थे डी वाई का एलिमेंटल चार्ज, इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू इज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज डी क्यू इज, इसको हम लिख सकते हैं डी, डी क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है डी, तो डी का वैल्यू, तो डी बराबर क्या लिखेंगे, क्या फॉर्मूला होता था के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के डी क्यू डिवाइड बाई आर, आर का वैल्यू कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कीजिए तो रूट अंदर खत्म, तो आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब ऐसा ऐसा एलिमेंट बहुत सारा बनेगा तो सबको ऐड करना है, ऐड करने का तरीका क्या होता है इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, फोटो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए इसको मिटा ही देते हैं, डी का वैल्यू निकल गया है। अब क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी, तो इसको हम लिख सकते हैं ईपी, और ईपी बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन दे रहा है डी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो रिजल्टेंट कौन देगा डी कॉस थीटा। लिमिट कहां से कहां तक, तो देखिए ये वायर कहां जा रहा है माइनस इन्फिनिटी नीचे और ऊपर प्लस इन्फिनिटी, तो लिमिट हम बोलेंगे माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अब जो वैल्यू है पुट करके सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो देखिए ईपी बराबर क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन डी का वैल्यू के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर वाला या नीचे वाला, इसको में से कोई ले लीजिए। तो कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, तो बी कौन है आर, तो लिख सकते हैं आर, आई एच कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ? यहाँ से माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अब इसको सोल्व करते हैं। डी क्यू का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे ईपी बराबर के, और डी क्यू का वैल्यू कितना था लैम्डा इंटू डी वाई, तो लैम्डा डी वाई, और आर तो आर लिख देते हैं डिवाइडेड बाई इसका पावर 1 और इसका पावर हाफ, 1 प्लस हाफ 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 3/2, लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, तो ईपी बराबर क्या हो जाएगा के लैम्डा आर, तीनों कांस्टेंट है ना जी, के लैम्डा आर ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा डी वाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 3/2, जो लिमिट था वो लिमिट रखेंगे। ऐसा इंटीग्रेशन हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। तो क्या सपोज करना है फिर से, सपोज क्या करते हैं आर, सॉरी वेरिएबल कौन है वाई ना, तो वाई बराबर लिखेंगे आर टेन थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा, तो डी वाई का वैल्यू कितना होगा आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये वैल्यू उठा के उसमें पुट करिए, तो ई पी बराबर क्या लिखा है के लैम्डा आर इंटीग्रेशन के अंदर डी वाई आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू
डी थीटा। समझ आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। सब कुछ तो क्लियर है, एक एक चीज को हम क्लियर यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप ढंग से देख के खुद से बना लीजिएगा, आपका भी समझ आ जाएगा। तो आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वाई का वैल्यू पुट कीजिए, तो वाई कितना है, आर टेन थीटा, स्क्वायर है तो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का होल पावर कितना 3/2, जो लिमिट था वो लिमिट रहने दीजिए। अगला स्टेप देख लो, तो ई टी बराबर क्या होगा, के लैम्डा आर, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉमन है, 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो कितना होगा आर की सेक क्यूब थीटा। देखिए आर बाहर निकाल सकते हैं, तो आर इंटू आर स्क्वायर कैंसिल, सेक स्क्वायर कैंसिल, जो बचा उसको लिख दो। तो देखिए नेक्स्ट ईपी बराबर क्या हो जाएगा, के लैम्डा, और यहां से एक आर बच रहा है, तो आर को बाहर निकालते हैं तो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड बाई आर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा 1/sec का मतलब कॉस थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, आपको बताए थे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। तो ईपी बराबर क्या बन गया, के लैम्डा अपॉन आर, और इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, और लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अब आप सोचो क्या थीटा मिल लिए, थीटा जो यहाँ पे हमको लिमिट पुट करना है, क्या इनफाइनाइट पुट होगा, साइन इनफाइनाइट डिफाइन होता है जी, तो नहीं डिफाइन होता है, तो कैसे करें। तो देखो इस यहाँ पे लिमिट चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, लिमिट चेंज करना सीखिएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम थीटा में इनफाइनाइट को पुट नहीं कर सकते हैं। तो चेंज कहाँ से होगा, यहाँ से। आप y बराबर क्या लिए थे, आर टेन थीटा, तो हम टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, y अपॉन आर। अब y वैरी करेगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, अगर इसका वैल्यू प्लस इनफाइनाइट लेते हैं तो टेन थीटा बराबर प्लस इनफाइनाइट आएगा। अब सोचो कि टेन कितना का वैल्यू प्लस इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ से हम थीटा को लिख सकते हैं प्लस पाई/2, टेन 90 इनफाइनाइट होता है ना, तो प्लस इनफाइनाइट की जगह कितना प्लस पाई/2, और माइनस इनफाइनाइट की जगह पे माइनस पाई/2, तो यहाँ से लिमिट चेंज हो गया, तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं प्लस पाई/2, यहाँ पे लिखेंगे माइनस पाई/2। अब तो आराम से पुट होगा, कीजिए पुट। तो ईपी बराबर क्या लिखेंगे, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 91 होता है माइनस साइन माइनस 90 यानी -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 1 + 1 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। ये हमारा रिजल्ट आ चुका है, देखिए कितना सुंदर रिजल्ट है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी मजा आएगा, आपको प्रूफ करना सीख लो। ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये बोर्ड की एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है, और न्यूमेरिकल्स के लिए भी इसको आना जरूरी है। तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा समझ आ रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक डेरिवेशन इसी वीडियो में और करते हैं। वीडियो आज का थोड़ा लंबा जा रहा है, सब कुछ देख के सीख लीजिएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा नेक्स्ट, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लेके चल रहे हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेटल स्फीयर। मेटल स्फीयर, स्फीयर का मतलब क्या होता है गोला, अब मेटल का मतलब आप समझ रहे हैं, धातु जिसको बोलते हैं, लोहा मान लो, लोहा का गोला है। अब इसको डिस्कस करते हैं पहले कि क्या बोल रहा है। तो एक स्फीयर है, इसको मान लीजिए कि मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर है। मेटल का प्रॉपर्टी आपको मैंने पढ़ाया है कि मेटल में अगर इसको हम चार्ज देंगे, अगर इस मेटल पे हम चार्ज को सप्लाई करेंगे, तो चार्ज क्या इसके वॉल्यूम में जाएगा, क्या इसके सरफेस पे जाएगा, तो इसके सरफेस पे जाएगा, क्योंकि मेटल के अंदर चार्ज कभी भी रुक नहीं पाता है, वो हमेशा कहाँ रहता है आउटर सरफेस पे, क्योंकि मेटल में चार्ज फ्री होता है। तो जो भी चार्ज सप्लाई करेंगे म्यूचुअल रिपल्सन के कारण सब कहाँ पे चल जाएगा आउटर सरफेस पे। तो यहाँ पे हम चार्ज अगर दिखाएं तो चार्ज कहाँ पे दिखाना पड़ेगा आउटर सरफेस। मान लीजिए कि इस पे चार्ज सप्लाई किया गया है कैपिटल क्यू, ठीक है। अभी अगर कोई ऐसा स्फीयर है मेटल का, तो अगर इस पे चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली, पॉजिटिव चार्ज का रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम दिखाना चाहें तो इस तरह से बात कर सकते हैं कि चारों तरफ रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक है।
अगर इस सब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर देखा जाए तो एज्यूम कीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब कहाँ से निकल के आ रहा है, सेंटर से। ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं कि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से निकल के आ रहा है, सेंटर से। अगर ऐसा हम इमेजिन करेंगे तो ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि इस स्फीयर पे जितना भी चार्ज है वो टोटल का टोटल चार्ज कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगा, सेंटर पे। अगर ये टोटल चार्ज जो कि कैपिटल क्यू था, और ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहीं से निकल रहा है, तो जो भी चार्ज होगा यहीं पे कॉन्सेंट्रेट होगा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट चार्ज बन गया। अगर ये पॉइंट चार्ज बन गया और इसके सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पे हमको निकालना है, जो भी पॉइंट हो, यहाँ हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए कि पॉइंट क्या है, पी। अब इस पॉइंट पे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो हम यहाँ पे क्या सपोज किए, बड़ा बॉडी था, एक्सटेंडेड बॉडी था, लेकिन जिस तरह का सिचुएशन बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा है, और ऐसा हमको लग रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकल रहा है, सेंटर से। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ऑल ऑफ इट्स चार्ज इज कंसंट्रेटेड ऑन इट्स सेंटर। तो अगर सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है तो पॉइंट चार्ज इसको मान सकते हैं। क्या सपोज करेंगे इसको, पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज अगर सपोज हो गया फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, पॉइंट चार्ज के कारण हमको रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए 3 केस बनेगा। पहला, मान लेते हैं यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस है x, ठीक है, और इस स्फीयर का रेडियस है r। तो पहला केस क्या लेके चलेंगे कि x ग्रेटर देन r, वैसा पॉइंट है आउटसाइड में है, तो x का वैल्यू r से बड़ा होना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं कि पॉइंट कहाँ पे है, आउटसाइड में है। तो बताइए कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो P बराबर हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, कि Q बाई आर स्क्वायर होता था पॉइंट चार्ज की वजह से, तो K और Q कितना, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R की जगह पे क्या लिखेंगे x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x, तो Q बाई एक्स स्क्वायर। एकदम सिंपल, कोई इसमें दिमाग ज़्यादा लगाने का जरूरत है नहीं। आप सिंपल क्या बोले कि अगर ये मेटल स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड रहेगा। ऐसा हमको लगेगा कि सब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रहा है, सेंटर से। अगर ऐसा लग रहा है तो टोटल चार्ज को हम कहाँ पे मान लेंगे, सेंटर पे। अगर सेंटर पे मान लिए तो क्या बन गया, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए रिजल्ट क्या होता है, कि Q बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिए। सेकंड क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ आ रहा है, इसके सरफेस पे आ जाए, ठीक है। तो सरफेस पे आएगा तो फिर से हम डिस्टेंस x मानते हैं, लेकिन x r के बराबर है, पहले क्या था, बड़ा था। तो केस 2 में लिखेंगे x इज इक्वल टू r, इसका मतलब सरफेस पे पॉइंट है। तब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एस नाम दे देते हैं इस पॉइंट का। तो इसको हम लिख सकते हैं कि Q बाई आर स्क्वायर, फिर से तो KQ और डिस्टेंस r है ही, तो क्या लिख सकते हैं कि Q बाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ। थर्ड केस पे आते हैं। तो थर्ड केस में कहां पे जाना पड़ेगा, इनसाइड द बॉडी। तो मान लो कि यहाँ पे इसका पॉइंट का नाम कुछ और ले लेते हैं, O मान लेते हैं, O। तो हम लिखेंगे थर्ड में क्या कि x लेस देन r, मतलब x का वैल्यू r से कम है, इसका मतलब कहाँ पे पॉइंट है, तो इनसाइड में है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, नाम है O, तो क्या लिखेंगे कि Q बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बताइए क्या अंदर में कोई चार्ज है, चार्ज उसका सरफेस पे था। तो चार्ज अगर अंदर में नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, चार्ज जीरो है। तो अगर Q का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो। तो तीनों केस क्लियर हुआ होगा आपको। सिंपल है। इसका ग्राफिकल एनालिसिस भी किया जाता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तीनों रिजल्ट आपके पास है। क्या बोलेगा कि बताइए कि मेटल स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे रिलेट करता है। तो इसको मान लीजिए x है, इसमें मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। तीनों रिजल्ट आपके पास है। पहला क्या था कि Q बाई एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या था कि Q बाई आर स्क्वायर, और तीसरा तो लिखा हुआ जीरो। इसका मतलब अगर इसको हम सेंटर मान रहे हैं तो सेंटर से आगे बढ़ते हैं, तो सेंटर से बताइए रेडियस तक तो जीरो रहेगा, सेंटर से रेडियस तक अंदर में कोई चार्ज है नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, जीरो। और रेडियस पे कितना, Q बाई आर स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट। तो हम इसका ग्राफ कैसे बोलेंगे कि जीरो से लेके मान लीजिए कि यहाँ पे R है, ये डिस्टेंस है x बराबर R। अगर ये x बराबर R है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, लेकिन x बराबर R तक, x बराबर R पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ बाई आर स्क्वायर। बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक जीरो है ना, इस पॉइंट पे कितना है, KQ बाई आर स्क्वायर। इससे आगे बढ़िए तो आउटसाइड पे चला जाएंगे, तो आउटसाइड में क्या है, KQ बाई एक्स स्क्वायर। x का वैल्यू बढ़ाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखिए KQ बाई एक्स स्क्वायर है। तो अगर x का वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे इससे डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटते जाएगा। और कैसा है, तो इनवर्सली है। इनवर्सली का ग्राफ कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो ऐसे चला आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनफाइनाइट को हम टच करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाएगा। x का वैल्यू इनफाइनाइट पुट करो तो KQ बाई इनफाइनाइट, तो कितना, जीरो। तो ये ग्राफ ऐसे ऐसे जाएगा, x एक्सिस को टच करेगा, जिस समय टच हो गया वो कहाँ पे रहेगा, इनफाइनाइट। तो आपको ग्राफ भी क्लियर रहना चाहिए। एक केस चीज में और है कि ठीक है सर,
मेटल के बारे में अगर बोले कि चार्ज इसके अंदर नहीं रह सकता है, तो दो केस यहाँ पे बनेगा, एक बनेगा हॉलो स्फीयर का, एक बनेगा सॉलिड स्फीयर का। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आप सुन लीजिएगा ध्यान से। देखिए मेटल के केस में दो मेटल हम ले रहे हैं, ठीक है, मेटल बॉडी, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, स्फीयर है दोनों, मेटल स्फीयर। इसको मान लेते हैं कि सॉलिड है और इसको मान लेते हैं हॉलो है। तो क्या दोनों का अलग अलग रिजल्ट आएगा? सॉलिड स्फीयर है मेटल का, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा? क्या मेटल स्फीयर है, मेटल है और हॉलो स्फीयर है, तो क्या अलग रिजल्ट होगा? तो नहीं, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। रीजन कि सॉलिड हो या हॉलो हो, चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा? सरफेस पे। अगर चार्ज सरफेस पे है तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही स्फीयर नॉन मेटल का बन जाए, यहाँ पे हम नॉन मेटल लिख दें, तब फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल में चार्ज कहाँ होता है? इनसाइड, ठीक है। तो नॉन मेटल का जब केस डिस्कस करेंगे तो उस समय आपको क्लियर करेंगे। मेटल में क्या याद रखना कि सॉलिड हो या हॉलो हो, दोनों का रिजल्ट सेम होता है। तो सब कुछ क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको, ठीक है। थैंक यू।